हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू द वीडियो। आज हम लेने वाले हैं बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी 11th स्टैंडर्ड का चैप्टर 1। इसके पहले मैंने बहुत सारा पार्ट मेरे शुरू के वीडियोस में ले लिया है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आपको पहले के पार्ट्स देखने हो तो। आज हम लेंगे देखिए, पिछले वीडियो में मैंने बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज लिया था, उसके अंदर हमने ट्रांजैक्शंस पूरा कंप्लीट कर लिया है। कैपिटल एंड ड्राइंग्स हो गया है, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। तो आज हम लेंगे एक्सपेंडिचर एंड टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। एक्सपेंडिचर, अभी ये वर्ड सुनते ही नॉर्मली जिन लोगों को अगर अकाउंट्स का ज्ञान नहीं भी है तो वो लोग समझ जाएंगे कि एक्सपेंडिचर का मतलब नॉर्मली होता है खर्चा करना, है ना, पैसे खर्च करना। यहाँ पर देख लेते हैं क्या दिया है। An amount spent by the business for any consideration received by business is called expenditure। मतलब बिजनेस के अंदर जो भी हम खर्च करते हैं बिजनेस के रिलेशन में ही, बिजनेस से रिलेटेड ही, उसे हम यहाँ पर क्या कंसिडर करेंगे, एक्सपेंडिचर। अभी उसके कुछ टाइप्स है, देख लेते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर, दिस एक्सपेंडिचर इज incurred to acquire fixed assets or to increase the value of fixed assets. Okay, it gives the benefit for a long period of time and it is non-recurring in nature। अभी ये देखिए, ज़्यादातर मैं अगर आपको बता दूँ ना तो इसमें डिटेल में नहीं दिया है, पर मैं आपको बताती हूँ कैपिटल एक्सपेंडिचर ज़्यादातर कब होता है। देखिए, हमने एसपी में पढ़ा है कि एट द टाइम ऑफ, अगर आपको चाहिए तो वीडियोस चेक कर लेना। एसपी में मैंने देखो आपको पढ़ाया था कि फॉर्मेशन ऑफ कंपनी चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था कि जब कंपनी फॉर्म होती है तो ओनर जो होता है, मतलब जो बना रहा है कंपनी, वो लाता है पैसा, है ना। अब वो या तो लोन लेके लाएगा या उसके घर से पैसा लाएगा, मतलब उसके पर्सनल अपनी पॉकेट से ही वो पैसा ला रहा है। तो वो जो अपनी पॉकेट से लाता है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल अमाउंट लाना, है ना, क्योंकि वो शुरुआत के दौर में हर चीज़ के लिए काम आता है। जैसे रजिस्ट्रेशन करना है, उसकी पेमेंट कुछ करनी है, उसके लिए काम आ जाएगा। देन प्लांट एंड मशीनरी कुछ खरीदना है, ऑफिस रेंट पे लेना है ना। देन कुछ हमने अगर कुछ काम करवाया सीए वगैरह से, उनको सैलरी वगैरह देना है। तो ये जो शुरुआत के दौर में जो खर्चा होता है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, हम उसको नाम देंगे। और वो पैसे को क्या बोलेंगे हम, कैपिटल। ओके, वो अमाउंट जो होगी पूरी उसको बोलेंगे हम कैपिटल, और वहाँ जो खर्च किया गया जाएगा उसको बोलेंगे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये ज़्यादातर कहाँ पर खर्च होता है, फिक्स्ड एसेट्स के अंदर। अब फिक्स्ड एसेट्स का मतलब यहाँ पर नहीं दिया है, पर मैं आपको बता देती हूँ। फिक्स्ड एसेट्स का मतलब क्या होता है, ये जो बड़ी बड़ी मोटी मोटी चीज़ें होती है ना, जिसको लिक्विडेट करके पैसा हम कर सकते हैं। ओके, मतलब लेकिन उसको बेचने से पहले हमको 2 बार थोड़ा सोचना होगा, क्या इसे सच में बेचना है कि नहीं बेचना है। ये वो माल नहीं होता है जो कि हमारी फैक्ट्री में बन के, फिनिश्ड गुड्स बन के हम बेचते हैं ना, ये वो फिक्स्ड एसेट्स नहीं होते। फिक्स्ड एसेट्स का मतलब होता है भारी भरकम चीज़ें, समझ लो, जैसे कि परचेस ऑफ मशीनरी हो गया, है ना। मशीनरी एक बार मैं खरीदूंगी, मतलब ये भारी भरकम चीज़ हो गई, मुझे मेरे बिजनेस के लिए ही यूज़ करनी है, तो कम से कम मैं उसको एटलीस्ट 9-10 साल तो यूज़ करूंगी ना। मतलब मैंने जब खरीदा है तो मेरे दिमाग में क्या है कि मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए इसको यूज़ करूंगी, है ना। तो मेरे दिमाग में ऐसी सोच रहेगी। फिर मैं बिल्डिंग खरीदती हूँ तो मैं क्या सोचूंगी, कम से कम 10-15 साल या 20 साल तो भी मेरा यहाँ पर ऑफिस रहेगा, है ना। मतलब लॉन्ग टर्म का सोच रख के हम इसके अंदर पैसा डालते हैं, और इसको अगर हम बेचते हैं तो रिटर्न्स में भी अच्छा खासा पैसा आता है। लेकिन फिक्स्ड एसेट्स पे ज़्यादातर डेप्रिसिएशन होता है, एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन होता ही है। अब डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है, डेप्रिसिएशन का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल, अभी मैं जस्ट एग्जांपल ले रही हूँ, अभी आप इसको प्लांट एंड मशीनरी ऊपर या किसी के भी ऊपर लागू करवा सकते हो। डेप्रिसिएशन का मतलब ये होता है कि आपने चीज़ खरीद ली, ओके, लेकिन आज जो कंडीशन है वो 2 साल के जैसे ही, पहले तो जो चीज़ शोरूम के बाहर निकलती है ना, उसका रेट ऐसा समझिए 20 to 25% कम हो जाता है, क्योंकि वो शोरूम से बाहर आ गई है ना। उसके बाद में क्या होता है, वो मशीन को जब हम रखते हैं, कम से कम अभी देखिए मैंने लाया तो 1 साल अगर मैं वापरूंगी तो थोड़ा बहुत तो कुछ तो पार्ट्स में घिसाव होगा, या फिर तो कुछ बच्चे पार्ट्स चलेंगे नहीं चलेंगे, और नहीं भी चलते तो वो चीज़ नहीं अच्छी खासी भी चलती है, भले मैंने मेंटेन किया है, उसके सर्विसिंग वगैरह सब कुछ किए हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई बंदे को हम बताएंगे तो क्या बोलेगा, आपने इतने साल उसको यूज़ किया, मतलब उसका डेप्रिसिएशन हो गया, मतलब कुछ तो भी वैल्यू उसका कम हो गया। तो जो वैल्यू होता है ना, इसको हम कैलकुलेट करते हैं पैसों में।
ओके। और वो जो पैसों का जो अमाउंट होता है ना, कि उतना बाबा अगर मैंने 1 लाख का मशीनरी खरीदा तो उसको मैं बेचूंगी, अगर मुझे बेचने निकालूंगी तो 1 लाख तो पूरे मिलेंगे नहीं, ऑब्वियसली बहुत हुआ तो मुझे 90,000 मिल सकते हैं, 80,000 मिल सकते हैं। तो ये जो 10 समझो 1 लाख का है और मैंने उसको 90,000 में बेचा तो 10,000 का मुझे लॉस हो गया। इट मीन्स ये जो लॉस है इसको मैं क्या बोलूंगी, डेप्रिसिएशन। तो ये ज़्यादातर डेप्रिसिएशन कहाँ पर होता है, फिक्स्ड एसेट्स में, और ये लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए होते हैं फिक्स्ड एसेट्स। एंड इट इज़ नॉट रिकरिंग इन नेचर, मतलब वो बार बार उसको ऐसा मल्टीप्लाई नहीं होता है वो चीज़ में, बल्कि वो कम होगा लेकिन बढ़ेगा नहीं। ओके, आई होप इसमें आपको समझ गया होगा। यहाँ पर वो शॉर्ट में बताया, पर मुझे जितना नॉलेज है मैंने आपको बताने की कोशिश की। आगे देख लेते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। ओके, देख लेते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज एन एक्सपेंडिचर फ्रॉम विच नो फ्यूचर बेनिफिट इज एक्सपेक्टेड बट हैविंग इमीडिएट और शॉर्ट टर्म बेनिफिट मे बी लेस देन 1 ईयर। रेवेन्यू जो होते हैं, मतलब जैसे कि छोटे मोटे खर्चे पकड़ लो। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज एन एक्सपेंडिचर फ्रॉम विच नो फ्यूचर बेनिफिट इज एक्सपेक्टेड। ऐसा समझ लो जैसे मैं एम्प्लॉय को मेरे सैलरी दे रही हूँ, ओके, उसके बदले तो मैं अभी रिटर्न्स में ही मैंने एक्सपेक्ट नहीं करना है कि वो पैसा मुझे वापस मिल जाएगा, लेकिन वो जो पैसा है उसके बदले हालांकि वो आदमी ने काम ज़रूर किया है मेरे पास, लेकिन पैसा वो वापस नहीं मिलेगा मुझे, है ना। उससे मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकती हूँ कि जो मैंने उसको पैसा दे दिया 20,000 वो मुझे वापस दे देगा 20,000, नहीं ना। उसने मॉनेटरी टर्म्स में देखा जाए तो उसको बेनिफिट हुआ है पैसों के हिसाब से, लेकिन उसने मेरा काम करके दिया है, मुझे कोई पैसे पॉकेट से निकाल के नहीं दिए, है ना। तो नो फ्यूचर बेनिफिट इज एक्सपेक्टेड बट हैविंग इमीडिएट और शॉर्ट टर्म बेनिफिट मे बी लेस देन 1 ईयर। मतलब वही उसने मुझे अपना मेहनत करके दी है, उसने उसका स्किल यूज़ किया है, तो जो स्किल मेरे काम आया है उसके बदले मैंने उसको पैसे दिए। अब वो बहुत हुआ तो 1 साल तक के उसकी चलने की, उसकी मेहनत की गारंटी, मतलब वहाँ तक यूज़, मतलब शॉर्ट टर्म बेनिफिट होगा। उसका जो बेनिफिट है मैं बहुत हुआ तो 1 साल तक उसका बेनिफिट का लुत्फ उठा सकती हूँ, उसके आगे नहीं, है ना। तो उसके आगे देख लेते क्या है। इट डज नॉट इंक्रीज प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब जो भी वो स्किल है उसका, वो ज़रूर उसने उसका एक पार्ट प्ले किया है, लेकिन एक ही एम्प्लॉय की वजह से पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन चलेगा क्या, नहीं चलेगा, है ना। उसको एक ही पर्सन की वजह से बहुत सारा प्रॉफिट मुझे नहीं होगा। हाँ, उसने काम किया है लेकिन बहुत सारा प्रॉफिट मुझे उसके बदले नहीं मिला कि मेरा पूरा कंपनी चलेगा, लाखों का करोड़ों का काम नहीं कर सकता है कोई। अभी जैसे कि इसके एग्जांपल है, सैलरी मैंने पे किया, वेजेस कहाँ पर पे होते हैं, वेजेस का मतलब समझता है क्या आपको। सैलरी और वेजेस में ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है। अगर आपको टीचर ने बोला चलो बताओ सैलरी वेजेस में क्या डिफरेंस है भी कि नहीं है, तो आप हाँ भी बोल सकते हो और ना भी बोल सकते हो। ओके, सैलरी जो होता है, जो ऑफिस में बैठ के काम किया जाता है ना, उसको हम बोलते हैं सैलरी। और वेजेस क्या होता है, जो फैक्ट्री वर्कर्स, एक्चुअल फैक्ट्री में जो लोग काम करते हैं मशीन्स के ऊपर, उन लोगों को दिया जाता है वेजेस। ओके, और अगला है रेंट पेड। रेंट मतलब भाड़ा, है ना, ऑफिस का भाड़ा हो सकता है, कोई मैंने गोडाउन लिया है रेंट पे, उसका भाड़ा हो सकता है ना। दीज आर नॉर्मल डे टू डे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड अपीयर ऑन द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये ज़्यादातर कहाँ पर होता है, ट्रेडिंग अकाउंट में होता है, डेबिट साइड में, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमको पाया जाता है ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब ये जो होते हैं रोज़मर्रा के खर्चों को भी हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोल सकते हैं। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर देख लेते हैं क्या है। एन एक्सपेंडिचर विच इज बेसिकली रेवेन्यू in nature but benefit of which is not exhausted within 1 year is called as deferred revenue expenditure। ओके, मतलब हमने कुछ एक्टिविटी की है, उसके बदले हमको फ़ायदा पहुंचा है, लेकिन जो फ़ायदा पहुंचा है वो सिर्फ 1 साल के लिए नहीं है, उसका जो फ़ायदा है हम और आने वाले सालों के लिए भी उसका मज़ा या फिर उसको एंजॉय कर सकते हैं। ओके, उसको बोलेंगे डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सच एक्सपेंडिचर इज रिटर्न ऑफ ओवर नंबर ऑफ ईयर्स। मतलब जैसे जैसे हम वो साल आता जाएगा, जैसे जैसे हम उसको पाते जाएंगे उस बेनिफिट्स को, वैसे वैसे हम उसको रिटर्न ऑफ करते जाएंगे। ओके, उसकी एंट्री किया करेंगे। रिटर्न ऑफ का मतलब हो जाता है कि ऐसा समझो उसको गायब कर देना। ओके, अगर डेबिट में कोई एंट्री है और उसको हमको गायब करना है तो उसकी सेम एंट्री हम क्रेडिट में करते हैं तो इक्वल बैलेंस हो जाता है, मतलब वो उसका जो फिगर होता है वो ज़ीरो हो जाता है ना, अमाउंट। इस तरह से उसको फिनिश ऑफ भी किया जाता है।
सच रिटर्न ऑफ अमाउंट इज शोन ऑन डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड अनरिटर्न अमाउंट इज शोन ऑन एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। मतलब ये कि जो रिटर्न ऑफ अमाउंट जो होगा उसको हम लिखेंगे डेबिट साइड के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और जो अनरिटर्न अमाउंट होगा मतलब जिसका फ़ायदा हमको अभी तक नहीं मिला है लेकिन फ्यूचर में ज़रूर मिलने वाला है, उसको हम कहाँ पर लिखेंगे, वो हमको मिलने वाला है, फ़ायदा है ना। पिछले वीडियो में भी मैंने आपको समझाया, हमको कुछ चीज़ मिलने वाली है, हमारा फ़ायदा है, तो हमारे लिए क्या हो गया, एसेट हो गया, हम उसको लिखेंगे एसेट साइड में बैलेंस शीट के अंदर। ओके, इसके कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, क्या है देख लेते हैं। हेवी एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजिंग, देन हेवी लीगल एक्सपेंसेस, देन कैश डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट। ये क्या है देख लेते हैं। डिस्काउंट इज कॉन्शियस और अलाउंस गिवन बाय द सेलर टू परचेसर। मतलब जो डिस्काउंट मिलेगा ना आपको, जैसे आप कुछ समझो दुकान में गए हो और कुछ खरीद रहे हो आप, ओके, सपोज कपड़ा लेने गए हो आप, वो होगा 80 रुपीज़ मीटर, लेकिन आप दुकान वाले को बोलते हो प्लीज़ 50 रुपीज़ मीटर लगा दो ना। इसका मतलब आपको डिस्काउंट कितना मिला, 30 रुपीज़ का डिस्काउंट मिला है ना। तो ये जो कम हो जाती है ना जो वैल्यू, उसको बोलते हैं हम डिस्काउंट। तो इसी तरह से बड़े बड़े बिजनेस में भी डिस्काउंट्स पाए जाते हैं। यहाँ पर दो टाइप के डिस्काउंट दिए गए हैं, एक है ट्रेड डिस्काउंट और एक है कैश डिस्काउंट। ओके, ट्रेड डिस्काउंट क्या है वो देख लेते हैं। It is an allowance given on catalog price or list price of goods. Okay, this discount is allowed at the time of purchase sale of goods. अब लेकिन आगे बढ़ने से मैं आपको प्लीज़ रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, और अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर शेयर करना, कमेंट करना ना भूलिए। मुझे आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं और लाइक ज़रूर करिए। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। ट्रेड डिस्काउंट, इट इज अलाउंस गिवन ऑन कैटलॉग प्राइस और लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स। कैटलॉग प्राइस का मतलब क्या होता है और लिस्ट प्राइस का मतलब क्या होता है। ओके, आगे देखते हैं उन्होंने और कुछ समझाया है क्या। दिस डिस्काउंट इज अलाउड एट द टाइम ऑफ परचेज सेल ऑफ गुड्स, वैल्यू ऑफ गुड्स परचेज सोल्ड रिकॉर्डेड इन नेट वैल्यू पेबल, दैट इज आफ्टर डिडक्शन ऑफ अमाउंट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट अलाउंस। If goods of ₹1000 are sold at 5% trade discount, the value of goods that will be recorded will be 950। ऐसा समझो कि जब वो MRP होता है ना, ऐसा समझो MRP के अंदर ही हमको उन्होंने कंपनी की तरफ से ही, मतलब मैन्युफैक्चर करते टाइम ही, ऐसा समझो कि जब हमने परचेस किया था, ओके, सेल ऑफ गुड्स जब हुआ था उस वक्त जब हमने खरीदा था, वो उन्होंने कंपनी की तरफ से ही हमको डिस्काउंट मिल गया है 5%, मतलब 1000 रुपीज़ का है तो 950, बोथ बाय द परचेसर एंड द सेलर एंड नॉट 1000। ओके, हेंस ट्रेड डिस्काउंट डज नॉट अपीयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट सेपरेटली। जैसे कि आप देखो टीवी पे ऐड देखते होगे है ना, ज़्यादातर बहुत कुछ अभी ज़्यादातर रेट कब दिया जाता है कि जो कंपनी का जो माल होता है ना उसका अगर एक्सपायरी डेट ज़रा पास आने लगता है ना तो ज़्यादातर ये तब दिया जाता है। ओके, टीवी पर भी आप ऐड देखते हो, वॉशिंग पाउडर का अगर कोई ऐड आ रहा है उसके अंदर 5% डिस्काउंट है ना, या 10% डिस्काउंट ऐसा दिया जाता है। तो ऐसे समझो कि वो वहाँ से मेन कंपनी की तरफ से ही आपको डिस्काउंट दे रहा है। आगे देखते हैं कैश डिस्काउंट क्या है। इट इज़ द अमाउंट डिडक्टेड फ्रॉम द फाइनल अमाउंट ड्यू एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट। इट इज़ द कंसेशन गिवन फॉर एनकरेजिंग प्रॉम्प्ट पेमेंट। अभी देखो कई बार क्या होता है ना, अभी ये जो ट्रेड डिस्काउंट देखा था ना, तो ये तो हमको फैक्ट्री की तरफ से ये डिस्काउंट मिल गया था, ऐसा समझ लो। ओके, मतलब था ही, वो फिक्स्ड ही था, आप मतलब उधारी में खरीदो या कैश में खरीदो, डिस्काउंट तो आपको मिलने ही वाला है। लेकिन कैश डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, जैसे कि बहुत बार लोग उधारी में लेके जाते हैं ना, बहुत बार आप शॉप पे देखते होगे उधारी देना मना है, किराने के शॉप में देखोगे है ना, कपड़ों की शॉप में देखोगे, बहुत सारी जगह आप ऐसा देखोगे कि उधार लेना मना है। लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ लोग अलाउ करते हैं क्रेडिट। अब क्रेडिट की वजह से फ़ायदा क्या हो जाता है पता है क्या, उसके वजह से जो नंबर ऑफ कम अपने कस्टमर्स होते हैं ना वो बढ़ जाते हैं। ओके, अब बढ़ तो जाते हैं लेकिन अभी हमारे को बिजनेस तो चलाना है। अगर हम सब कुछ उधार में ही बेचने लगेंगे हमारे हाथ में तो पैसा ही नहीं आएगा, और कैश अगर जल्दी हमारे पास नहीं आएगा तो मैं बिजनेस कैसे चलाऊंगी, और माल में कैसे के परचेस करके लाऊंगी ताकि मैं अपना बिजनेस करूँ। चलो ठीक है, 100% में से अगर 20% लोग क्रेडिट पे लेके जा रहे हैं और बाकी 80% कैश पे कर रहे हैं फिर भी ठीक है। लेकिन एक अगर बार मार्केट में बात फैल जाती है कि नहीं ये बाबा उधारी में देता है, तो पता चला 80% लोग आके हमारे पास से क्रेडिट में लेके जा रहे हैं और ओनली 20% ही पे कर रहे, तो इसकी वजह से तो मेरा तो बिजनेस ही बंद हो जाएगा।
है ना। और लोगों का तो पता है आपको, अगर क्रेडिट में ले जाते हैं तो ऐसा समझो कि हमको ही बार बार मांगना पड़ता है, वो लोग जल्दी पे करते नहीं है, है ना। उसके वजह से क्या होता है, हमको हमारा बिजनेस प्रॉपरली रन करना नहीं आता है। तो इस वजह से लोगों को और इन्फ्लुएंस करने के लिए, लोगों को और ताकि वो फटाफट हमारा पे करे उसी वक्त जब खरीदे, तो लोगों को उसी वक्त तुरंत कैश डिस्काउंट का लालच दिया जाता है कि अगर आप अभी खरीदोगे और अभी के अभी पेमेंट करोगे ना, तो अगर आप 100 रुपीज़ की चीज़ खरीदते हो ना तो 10 रुपीज़ आपको ऑफ, है ना। तो लोग खुश हो जाते हैं, अरे अपने को 10 रुपीज़ ऑफ मिलेगा तो चलो फटाफट अभी पे कर देते, है ना। इस तरह का भी चीज़ होता है। आगे देखते हैं क्या दिया है। इट इज़ गिवन ईदर फॉर स्पॉट पेमेंट और फॉर पेमेंट विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड। अभी ये ज़रूरी नहीं, ज़्यादातर ये स्पॉट पेमेंट के लिए होता है। अगर या फिर कोई स्पेसिफिक पीरियड है कि 1 महीने के अंदर आप पे कर दोगे ना, तो आपको 100 के बदले आप 90 रुपीज़ ही पे करो, ऐसा भी होगा। 1 महीने के अंदर पे कर दो, उसके आगे जाओगे तो पूरा 100 आपको भरना पड़ेगा, ऐसा। कैश डिस्काउंट इज कैलकुलेटेड आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट। ओके, इसका मतलब ये है कि कितना फ़ायदा हो रहा है, ट्रेड डिस्काउंट तो मिल ही रहा है आपको, है ना। सपोज आपको ट्रेड डिस्काउंट में 10 रुपीज़ ऑफ है, ऐसा समझो फॉर एग्जांपल। ओके, 100 रुपीज़ का चीज़ ऑलरेडी फैक्ट्री से आया है, तो उसके अंदर 10 रुपीज़ का डिस्काउंट है, मतलब वो चीज़ ऑलरेडी आपको 90 रुपीज़ में मिल रही है। और उसमें भी अगर कैश डिस्काउंट है और वो कंपनी बोलती है, दुकान वाला बोलता है कि मेरे तरफ से मैं आपको कैश डिस्काउंट देता हूँ और 10 रुपीज़ मतलब आपको 20 रुपीज़ कम हो गए, तो जो चीज़ 100 रुपीज़ की थी वो आपको 20 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलकर सिर्फ 80 रुपीज़ में ही पड़ रहा है। आई होप आप समझ गए होंगे। ओके, आगे देखते हैं। सिंस इट इज लॉस टू द सेलर एंड गेन टू द बायर, कैश डिस्काउंट अपीयर्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। अभी डिस्काउंट दे रहे हैं, इसका मतलब ये हमेशा एक चीज़ याद रखिए, डिस्काउंट नाम की जो चीज़ होती है ना, उसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी इंसान का एटलीस्ट एक बंदे का नुकसान ज़रूर होता है। ओके, भले वो फैक्ट्री चलाने वाला हो वो बेयर करेगा, या जो सेलर है वो बेयर करेगा, या कोई ना कोई तो बेयर करता ही है। डिस्काउंट कोई चीज़ होती है ना, वो कभी फ्री में नहीं आती, ये याद रखिए। डिस्काउंट आपको मिला है, इसका मतलब सामने वाले ने उसका जो बदला है वो झेला है। ओके, उसको उसने अपने ऊपर खींच लिया है उसका लॉस। तो कैश डिस्काउंट इज कैलकुलेटेड आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट। सिंस इट इज़ लॉस टू सेलर, मतलब सेलर जो है उसको बेचारे को बेचना है, उधर के उधर पेमेंट भी उसको मिलना ज़रूरी है, तो ये लॉस किसको हो गया, सेलर को हो गया। और फ़ायदा किसका हो गया, बायर का हो गया। अब ये लॉस है ना, तो कैश डिस्काउंट अपीयर्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ये लॉस दिखाना भी हमको पड़ेगा। डिस्काउंट को एज अ लॉस ट्रीट करेंगे हम। आगे देखते हैं सॉल्वेंट एंड इनसॉल्वेंट। ओके, 17 मिनट का वीडियो हो गया है, बहुत लंबा होगा, आप बोर हो गए होंगे। तो अगर आपको कंटिन्यूस देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देख लो, प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियोस कंटिन्यूस मिलेंगे, वहाँ पर आप देख सकते हो आगे के वीडियोस। ओके, अब तक के लिए चलो बाय बाय, हैव अ गुड डे। एसपी सेक्रेटरियल प्रैक्टिस मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया है। अकाउंट्स का भी हमारा ये लगभग फर्स्ट चैप्टर हो जाएगा कुछ टाइम में, और सभी आंसर्स मैंने दे दिए हैं। अकाउंट्स के पूरे आंसर्स दे दिए हैं, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस के पूरे दे दिए हैं, इकोनॉमिक्स के हो गया है, और आईटी के भी मैंने पूरे आंसर्स दे दिए हैं। आप मेरे चैनल पे जाके चेक करिए सभी प्लेलिस्ट एंड वीडियोस, या लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दिए गए होंगे, तो वहाँ चेक करिए। अपने फ्रेंड्स के साथ में प्लीज़ ज़रूर शेयर करिए, और इस चैनल को ग्रो करने के लिए हेल्प करिए मेरी, और जितना हो सके पूरा वीडियो देखा करिए। तो चलिए अब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे। अगले वीडियो में हम ले लेंगे सॉल्वेंट एंड इनसॉल्वेंट क्या होता है, और कैसा लगा वीडियो कमेंट ज़रूर करिएगा।